हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर नांडा फ्रॉम मनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट हैं, जो ओल्ड वाले हैं, जिनका टैक्स का पेपर हो गया सर, उनके जो टैक्स के पेपर के एमसीक्यू है, उसके मैं आंसर्स प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। कुछ आंसर्स वेरी करेंगे, क्योंकि सर मैंने जो ऐसा अभी तो पूरा पेपर नहीं देखा, बट कुछ पेपर जो देखा था उसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस थोड़े से मिस्टेक लगे। मिस्टेक मतलब कुछ गड़बड़ थी उन क्वेश्चंस में, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक या कुछ होगी, जिसके कारण हो सकता है आंसर वेरी करे। ठीक है, बट मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा कि नए केस मतलब क्या चेंजेस के हिसाब से सही आंसर होना चाहिए और क्या आंसर है। ठीक है, दोनों बता दूंगा। बट जिस भी स्टूडेंट को टैक्स से रिलेटेड अगर कोई इशू हो, तो सर ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप में पिन कर सकते हैं। मैं टैक्स से रिलेटेड आपकी हेल्प कर सकता हूं सर। ठीक है, चाहे इनकम टैक्स हो या चाहे जीएसटी हो। तो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट स्टार्ट सर। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं इस बार। तो ये स्टूडेंट ने मुझे पेपर भेजा था, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 3,25,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 इज अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द असेसमेंट ईयर 24-25 5 लाख। सर एक बात समझो, इसमें एक स्टूडेंट ने मुझे बोला सर 2 लाख रुपए आंसर होना चाहिए। नहीं सर, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, क्यों रीजन है। सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, करेंट ईयर का अगर आईएचपी का लॉस होता तो मैक्सिमम 2 लाख ही एडजस्ट होता। ये तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है हमारा। सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हम जितना चाहे एडजस्ट कर सकते हैं करेंट ईयर की इनकम से। तो करेंट ईयर की इनकम कितनी है, 5 लाख। क्या हम पूरा 3,25,000 एडजस्ट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, पहले का लॉसेस है। करेंट ईयर का एचपी का लॉस 2 लाख ही मैक्सिमम अलाउड होता है, बट अगर ब्रॉड फॉरवर्ड हो तो कोई लिमिट नहीं है सर। ठीक है, तो यहां पर टू द एक्सटेंट हम 3,25,000 एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, इस केस में आंसर वेरी कर सकता है। अगर इंस्टीट्यूट ने ये वाला जो प्रीवियस ईयर है असेसमेंट ईयर, इसको अगर चेंज किया तो आंसर वेरी कर सकता है, अदरवाइज तो ये 3,25,000 ही होना चाहिए। ठीक है, अगला देखो। मिस्टर एस मेड अ डोनेशन ऑफ 50,000 टू प्राइम मिनिस्टर केयर फंड। सर याद है एटीजी वाली कहानी, 100% है सर, 100% मिल जाएगा। 20,000 टू राजीव गांधी फाउंडेशन बाय चेक। सर ये अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट के कारण राजीव गांधी सर फाउंडेशन का नहीं मिलता। पहले मिलता था राजीव गांधी का, अब नहीं मिलता है। ही मेड अ कैश डोनेशन, कैश डोनेशन तो वैसे भी नहीं मिलता सर। द मैक्सिमम डिडक्शन अलाउेबल टू हिम अंडर एटीजी इज। अब देखो, आप अगर यहां पर सिर्फ 50,000 लोगे तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, और अगर आप ये राजीव गांधी वाला जो बिफोर अमेंडमेंट 50% लोगे तो ये हो जाएगा सर 60,000। तो आपको ऑप्शन क्या मिल जाएगा, 60,000 मिल जाएगा। सर फाइनेंस एक्ट, अभी अभी जो रिसेंट फाइनेंस एक्ट है, फाइनेंस एक्ट 23, उसकी अमेंडमेंट है सर, जिसमें राजीव गांधी वाला जो डिडक्शन मिलता था एटीजी में, वो हम कैंसिल कर चुके हैं सर। बट अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो आंसर नहीं आएगा। तो मैंने सर आपको दोनों तरीके से बताया। लॉजिकली आंसर जो होना चाहिए था वो 50,000 होना चाहिए था, बट ऑप्शन नहीं है। तो सर अगर आप पुराना अमेंडमेंट पुराना वाला पूछ रहा है तो फिर ये 60,000 आंसर है। समझ आया। थर्ड क्वेश्चन देखो। मिस्टर आर अ नॉन रेसिडेंट एज 65 years is a retired person earning rental income of rupees 40,000 per month from a property located in Delhi. He is residing in Canada. Apart from rental income, he does not have any other source of income. He is liable to pay advance tax. लो भाई, आपसे एडवांस टैक्स की कहानी बोल रहा है, और एडवांस टैक्स हमने सिंपल बोला था सर। एक तो ये नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। सर रेसिडेंट होता, ठीक है, और उसकी सर अदर देन पीजीपी इनकम नहीं होती, और एडवांस टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा, सॉरी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा नहीं जाती, तो उस केस में हम उसे छोड़ देते हैं एडवांस टैक्स से। बट ये तो नॉन रेसिडेंट है सर। और अगर आप नॉन रेसिडेंट है और इसकी इनकम देखो सर, तो 40,000 इंटू 12 करोगे तो ये 4,80,000 माइनस 2,50,000 बेसिक एग्जामिशन लिमिट, तो बचा कितना, 2,30,000। ठीक है, एज 65 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन रेसिडेंट है। तो सर बचा कितना, 2,30,000। अब 2,30,000 का 5% करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यार मैं कैलसी लाना भूल गया। 2,30,000 इंटू 5%, ये आ रहा है सर 11,500। क्या ये 10,000 से ज्यादा है? यस। क्या इसे एडवांस टैक्स लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा? यस। समझ आया। अगला देखो। Mr. D, a resident in India, has a gross total income of 2,30,000, comprising of interest on saving and rental income during the previous year 23-24. He incurred an expenditure of 2 lakh for his son for a study tour to Europe. अच्छा, सर हमने बोला था कि अगर
एक्सपेंडिचर किया है। नाइस। वेदर इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, ये तो अमेंडमेंट से पूछा है। तो देखो एक्सपेंडिचर 2 लाख है जो कि एक्सीड नहीं कर रहा है 2 लाख से। हमने क्या पढ़ा था सर, अगर एक्सपेंडिचर 2 लाख से ऊपर जाता तो इसको रिटर्न फाइल करना पड़ता। इसकी अदर इनकम 2,30,000 है, बिलो द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, 2,50,000 से कम है। प्लस सर ये एक्सपेंडिचर 2 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो क्या इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? नो, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, अगला देखो, इनकम ऑफ द एसएससी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। सर ये तो बहुत सिंपल है, 40%, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल में 25% है। कैपिटल एसेट इंक्लूड ऑल एसेट एक्सेप्ट एक्सक्लूड ऑल एसेट एक्सेप्ट ज्वेलरी। अगला, एक स्टूडेंट मेरे से ये भी पूछ सकता था कि सर एग्रीकल्चर लैंड, अब एग्रीकल्चर लैंड के बारे में कुछ बोला नहीं है, अर्बन है रूरल है, तो एग्रीकल्चर लैंड नॉर्मली दिया है तो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना। In term of section 242A, listed securities are treated as long term capital asset if they are held for a period of more than 12 months। ये तो बहुत सिंपल है। अगला देखो, if X limited amalgamates with Y limited, then the accumulated business loss and unabsorbed depreciation of X limited can be carry forward by Y limited। सर लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशंस रहती है सर। ठीक है, उसके बाद income of minor child from a fixed deposit with a bank made out of an income earned from a scholarship is to be, स्कॉलरशिप की इनकम थी, उसको डिपॉजिट किया, उससे इंटरेस्ट मिला, क्या ये क्लब हो जाता है? यस, क्लब हो जाता है सर। ठीक है, क्लब विद द इनकम ऑफ द पेरेंट्स हुज टोटल इनकम बिफोर सच क्लबिंग इनकम इज हायर। ठीक, अगला देखो, a new business was established on 1/7/2023 but its operation will start from 1/9/2023, receive its first payment on 1/10/2023, the previous year would be, सर जब से इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है 1/9। लोकल अथॉरिटी मींस, ये तो सिंपल है, ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट? इंडिविजुअल और एचईएफ हो सकता है सर। अ कंपनी रिसीव्स एन एजुकेशनल स्कॉलरशिप फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 25,000। एजुकेशनल स्कॉलरशिप क्या ये पूरी एग्जेम्प्ट होती है? यस, इट्स कंप्लीट एग्जेम्प्ट। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन पूरी एग्जेम्पशन रहती है। पेंशन एंड फैमिली पेंशन ऑफ अ नोटिफाइड गैलेंट्री अवार्ड विनर, सर गैलेंट्री अवार्ड विनर है, ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है सर, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ठीक है, अगला, Mr. Coco received a gift of 2 lakh on the occasion of his marriage, out of which 70,000 from non-relative। मैरिज है ना उसकी, तो सर एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस ईयर ही गॉट द प्राइजेस इन लॉटरी फॉर 3 लाख। कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी, तो लॉटरी में टैक्स कितना है? 30% प्लस 3% एजुकेशन सेस, तो ये कितना हो जाएगा? 90,000 प्लस 3%, 93,600। अगला देखो, फॉर क्लेमिंग the relief under 89 of the Income Tax Act 1961, it is mandatory to submit the following form। सर ये तो फॉर्म है 10E। ठीक, who will be the deemed owner in case of an house property when the husband has transferred the house property to his wife, which is necessitated owing to a separation between husband and wife। सर सेपरेशन हो चुका है, तो भले अगर इन केस अगर दोनों अलग अलग रहने का वादा कर लिए तो बढ़िया है, फिर तो वाइफ ओनर कहलाती। सर अगर सेपरेशन की बात नहीं होती, साथ में ही रहते, फिर भी अगर घर देता, तो उस केस में हस्बैंड क्या हो जाता? डीम्ड ओनर हो जाता। याद है ना सेक्शन 27। अगला, a person has a long term capital gain from the sale of long term capital asset for 80 lakh during the financial year, he would like to invest all the amount in the bonds redeemable after 3 years issued by the NHI under 54 EC of the Income Tax Act 1961। the amount of capital gain exempted under 54 EC, 54 EC में maximum exemption कितनी मिलती है? 50 lakh। A Limited started its operation in the year 2014 in fertilizer, which was used for the agriculture purpose. It incurred capital expenditure in the year 2014-15 for 150 lakh, out of which 70 lakh was used for the purpose of acquisition of land। Land का नहीं मिलता, 35 AD में land का नहीं मिलता, तो land के अलावा बचा कितना सर? माइनस करने के बाद 80 lakh, 80 lakh मिल जाएगा सर। पेपर इस बार इजी है सर। इंडस्ट्रियल कंपनी मीन्स एन Indian company where business mainly consists of, ये तो all of the above है सर, construction of ship, manufacturing, ये सब आता है। Which of the following is the reason of inclusion of other person income in SSC's total income? To facilitate the government to collect more tax? नहीं सर। To prevent excess payment of tax? नहीं सर।
टू प्रिवेंट डाइवर्जन ऑफ इनकम फ्रॉम द हायर स्लैब इंडिविजुअल टू लोअर स्लैब, यस सर, यही ऑप्शन है। अगला, क्लबिंग ऑफ माइनर चाइल्ड इज एप्लीकेबल टू माइनर स्टेप, माइनर मैरिड, माइनर अडॉप्टेड, ऑल ऑफ द अबव सर। ठीक। The benefit of carry forward and setup of losses under Section 79 of the Income Tax Act 1961 by a closely held company which is a subsidiary of foreign company as a result of amalgamation or demerger is subject to a condition that -% of the shareholder of the amalgamating company continue to be the shareholder of amalgamated company. Sir, 51%. अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो 51% है रिक्वायरमेंट। अगला देखो, Mr. P received a salary of 3 lakh for the year ended 31st March 2024. He contributed 45,000 to recognized provident fund and equal contribution is also done by the employer. Taxable income of Mr. P will be considering the fact that Mr. P does not opt for 115 BAC of the Income Tax Act. ये तो निकालना पड़ेगा। देखो, इस टैक्सेबल इनकम बोल रहा है, ठीक है। तो देखो सर, पहले तो इसकी सैलरी है, सैलरी इनकम दी हुई है, सैलरी 3 लाख रुपीज है, ठीक है। और प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? ही कंट्रीब्यूटेड 45,000 और इक्वल एम्प्लॉयर भी करता है ना, तो 45,000 किया है सर। 12% तक तो एग्जेम्प्ट है, तो 3 लाख का 12% 36,000 माइनस किए तो बचा 9,000। तो ये हो गया सर 3,09,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो ये 2,59,000, ठीक है। 2,59,000 ये आ गया। अच्छा, इसके बाद इसने ठीक है, इसने फिर और क्या किया है, बस इसने अगर मान लो वो टैक्सेबल इनकम निकालने बोल रहा है, तो टैक्सेबल इनकम के लिए अगर आप एटीसी में डिडक्शन दोगे तो एटीसी में डिडक्शन कितनी मिल जाएगी? 45,000। तो ये आ जाएगा सर 2,14,000। टैक्सेबल इनकम निकालने बोला ना सर, तो ये 2,40,000 आ जाना चाहिए। आया समझ? देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है। Mr. H, age 65 years of age, earned the following interest income during the financial year 23-24. 65 years की एज है ना, इंटरेस्ट ऑन सेविंग दिया हुआ है, एफडी दिया हुआ है, टाइम डिपॉजिट दिया हुआ है। What will be the amount of deduction under section 80 TTB for the assessment year? सर TTB में कितना मिलता है? मैक्सिमम 50,000। तो अगर आप इनको ऐड भी करोगे तो तीनों को ऐड करके कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 54,000, बट मैक्सिमम कितना मिलता है? 50,000। अगला, डिडक्शन अंडर ATP is available to a producer company whose turnover is less than 100 crore commencing its business after 1/4/2019 up to an assessment year 2024-25, ठीक है। The deduction under ATIAC startup वाले लोग eligible startup for period of 3 consecutive years out of 10 years, 10 years में से 3 साल मिलते हैं इनको। अगला, HUF are governed by 2 schools, namely Mitaksara and Dayabhaga. Mitaksara school applies to all of India except the state of West Bengal and Assam. ये straightforward question है। The provision of AMTs under this shall apply to an individual HUF or association of person if the adjusted total income of such person does not exceed 20 lakh. A political party has the following income during the financial year 23-24 and is as follows. Bank interest है, rent from letting the building, voluntary contribution by check. The total income of the political party, तीनों को ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा? 4 + 2 6 6 प्लस ये हो जाएगा 7 7 + 6 13, ठीक है। अगला देखो, which of the following income of the registered trade union is liable to tax under income tax? income from other sources taxable होती है सर ट्रेड यूनियन की। which of the following is a company under the, सर ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। अगला, what will be the tax deduction rate under 194C for a deductive having inoperative PAN?
पेन नंबर नहीं है भाई के पास। 20%. Where a commissioner passes a revision order under 263, the taxpayer may appeal to the such order to ITAT. ट्रिब्यूनल के पास अपील करते हैं अपन। The assessee not satisfied with the order of the assessing officer can prefer an appeal to the CIT. कमिश्नर को अपील कर सकते हैं सर। Amount specified in the notice of demand under the Income Tax Act is required to be paid within 30 days. ठीक है। Political party are required to submit their income tax return under which form? ITR 7. During the financial year 23-24, Mr. K won a lottery of 5 lakh. From this lottery income, he deposited 1,50,000 in PPF. He does not have any other income. How much tax? Sir, PPF की deduction नहीं मिलती लॉटरी इनकम से, तो इसका 30%, 1,50,000. बेस ईयर फॉर CII बोला सर क्वेश्चन नंबर 40 में, तो बेस ईयर फॉर CII क्या होगा सर? सिंपल है सर, 2001 to 100 लेते हैं अपन। फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, मिस्टर X, a resident individual, earns an income of 10 lakh from the sale of rubber manufactured from latex obtained from a rubber plant grown by him in India. तो इसका 35% बिजनेस इनकम है। And 15 lakh from the sale of rubber manufactured from latex obtained from the rubber plant grown by him in Indonesia. सर इंडिया से बाहर जो होती है वो इनकम टैक्सेबल होती है। तो सर ये सेल ऑफ रबर से इनकम है, बिजनेस इनकम है, तो ये 15 लाख हो जाएगा। ये 3.5 लाख प्लस 15 लाख 18.5 लाख इनकम आ जाएगी सर। अगला देखो, Mr. S has 3 farm buildings situated in the immediate vicinity of the rural agriculture land. In the previous year 23-24, she earned 3 lakh from letting out her farm building. अच्छा, ओके सर, ये क्वेश्चन सेम है, सीए वालों में सेम क्वेश्चन मैंने करवाया सर। ठीक है। 1 lakh फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, 10 lakh फ्रॉम द लेटिंग ऑफ फार्म बिल्डिंग। सर ये फार्म बिल्डिंग को एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता है। ठीक है। फॉर द स्टोरेज ऑफ डेली प्रोडक्ट्स, इसको एग्रीकल्चर नहीं माना जाता। फिर रेसिडेंशियल पर्पस को तो वैसे भी एग्रीकल्चर नहीं माना जाता। तो सर फूड ग्रेन वाला जो है यही एग्रीकल्चर पर्पस माना जाता है सर। अगला देखो, Mr. Ramesh, a citizen of India, is employed in the Indian Embassy in Australia. He is a non-resident. Non-resident है तो उसकी सिर्फ सैलरी टैक्सेबल होती है सर, अलाउंसेस वगैरह टैक्सेबल नहीं होते। तो सैलरी रिसीव्ड इज टैक्सेबल बट अलाउंसेस एंड परक्विजिट आर एग्जेम्प्ट। अगला देखो, मिस्टर ए स्टेइंग इन न्यू दिल्ली, हिज बेसिक सैलरी इज 20,000 पर मंथ। ठीक है। 60% ऑफ विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द पे इज 12,000। ओके, बेसिक दिया है, डीए दिया है, एचआरए दिया है। ठीक है। ही इज एंटाइटल्ड कमीशन 1% ऑफ द टर्नओवर अचीव बाय हिम। मिस्टर ए पेज एन रेंट ऑफ 11,000 पर मंथ। द टर्नओवर अचीव बाय हिम ड्यूरिंग द करंट ईयर इज 24 लाख। द अमाउंट ऑफ एचआरए एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट निकालना है। तो सर हम क्या निकाल, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग करते थे। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में सबसे पहला एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ है सर? 10,000। दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट कितना पे करता है? 11,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में बेसिक आ जाएगा, डीए आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा। तो बेसिक 20,000, डीए है 12,000 और कमीशन, पहले तो ये 32,000 इंटू 12 और कमीशन कितना है? 24 लाख का 1% प्लस 24 लाख, अबे 24 लाख का 1%, इसको करना पड़ेगा। 32,000 into 12, 3,84,000 plus 24 lakh into 1%, 24,000, ठीक, प्लस 3,84,000, 4,08,000, इसका 10%, 40800 माइनस 11,000 into 12, 1,32,000, इसको माइनस किए 4,800 से, तो ये आ रहा है 91,200। और तीसरा
ये कहां पर है, डेली वाला आदमी है, तो 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ 4,08,000, तो ये आ जाएगा 2,04,000। तीनों में विच एवर इज लोअर एग्जेम्प्ट होता है, तो 91,200 जो है ये एग्जेम्प्ट होगा सर, लोअर एग्जेम्प्ट है ना सर। अगला देखो, Mr. J is an employee in accountant department of Bharat, a cellular company operating in the northern eastern region of India. It is engaged in the manufacturing of cellular device. During the following transactions दिया हुआ है, क्या बोला है निकालने, what will be the amount which is chargeable to tax under the head salary, सैलरी के अंदर कौन सी अमाउंट चार्जेबल है, तो सेमिनार की फीस कभी टैक्सेबल नहीं होती। ट्यूशन फीस ऑफ मिस्टर एच सन ऑफ जे paid to a private coaching class not having been tie up with Bharat Limited was reimbursed by Bharat Limited, reimburse किया है इसलिए ये सैलरी का पार्ट है। S daughter of J studies in MPS public school owned and maintained by Bharat Limited. Tuition fees paid by S was 1,500 per month by Mr. J. Cost of education in similar institution 10,500. तो इस सर जितना सिमिलर इंस्टीट्यूशन का है लेस जितना भी एम्प्लॉय से रिकवर हो जाए, तो ये आ जाएगा सर 9,000 इंटू 12 आ जाएगा 1,08,000 और ये 50,000 को ऐड कर देंगे तो ये 1,58,000 आ जाएगा सर सैलरी। अगला देखो, we received 1,80,000 in May 2023 towards recovery of unrealized rent, which was deducted from the actual rent during the previous year 21-22 for claiming annual value. Legal expenses incurred in relation to unrealized rent is 40,000. ये माइनस नहीं होता है। The amount taxable कितना होगा सर, 1,80,000, उसमें 30% माइनस कर दो, 1,80,000 माइनस 30%, तो ये आ जाएगा 1,26,000। ठीक है, अगला देखो 47 क्या बोलता है, as a wholesaler suppliers of dice provide you with the detail of the following cash payment during the year 15/6/2023 loan repayment of 27,000 for the business purpose from his friend Kunal. The repayment also includes an interest of 5,000. सर ये तो अलाउड है, रूल 6DD हमें अलाउ कर देता है सर। Portable die manufactured purchase 15,000. The payment was made in cash in 3 weekly installment. ये भी चल जाएगा, वीकली इंस्टॉलमेंट मतलब 5,000 दिया हुआ है सर। Payment of 10,000 made to an electrician due to unforeseen electric circuit at a shop. 10,000 तक तो हम कैश पेमेंट वैसे भी कर सकते हैं। Purchase made from an unregistered dealer. अनरजिस्टर्ड डीलर से ये परचेज किया है, तो क्या ये भी अलाउ हो जाएगा, मतलब हाँ ये भी क्या अलाउ हो जाएगा, यस। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिसअलाउंसेस अंडर सेक्शन 40A3 if any if Mr. S opt to declare his income as per section 44AD। याद है ना 44AD क्या बोलता था सर, सर 44AD सिंपल बोलता है सर सेक्शन 30 से 38 तक की कोई भी चीज सर एप्लीकेबल नहीं होगी सेक्शन 30 से 38 तक की। ठीक है, तो सिंपल ये सब आपको अलाउ हो जाएगा। तो डिसअलाउंसेस आपसे पूछा था तो डिसअलाउंसेस निल, समझ आया। अगला देखो, a building was occupied on 1/4/1995 for 20 lakh and was sold for 80 lakh। फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 25 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया हुआ है 22 लाख। सर ये तो कैपिटल गेन निकालने वाला क्वेश्चन है, तो 80 लाख सेल कंसीडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 22 लाख इंटू 348 अपॉन 100 कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 22 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100। अरे ये कैसे हो गया, 22 इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100, ये 76.56, इसको माइनस कर लो 80 से, तो ये आ जाएगा 3.44, ये रहा सर। ठीक है, अगला 49 देखो, Mr. V received a gold chain worth 1,20,000 on occasion of daughter's wedding from his friend S. Mr. S also gifted a gold chain to K, a daughter of Mr. V, worth 1,60,000 on the said occasion. ठीक है, उसी की बेटी की शादी में बेटी को जो गिफ्ट देता है वो एग्जेम्प्ट है, बट ये जो पप्पा जी को दिए हो ना सर ये एग्जाम नहीं है सर, 1,20,000 एग्जाम नहीं होगा सर। Which such gift shall be taxable in the hands of Mr. V and K
देखो, यस द गोल्ड चेन एंड दिस नहीं, ये गलत है। सच गिफ्ट्स आर नॉट टैक्सेबल, पागल है। वैल्यू ऑफ गोल्ड रिंग इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी, बट वैल्यू ऑफ गोल्ड चेन इज नॉट टैक्सेबल, यही तो है। अगला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18, नो लॉस which has not been determined in the pursuance of the return filed in accordance with the provision of section 139(3) shall be carried forward. The exception to this are IHP का loss और unabsorbed depreciation, ये अपन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर ये मैंने आपके 50 क्वेश्चन कराए, बाकी के क्वेश्चन सर मैं आज रात को वीडियो अपलोड कर दूंगा सर, ठीक है। ये एक बार आप 50 क्वेश्चन से मैच कर लीजिएगा, ये इनकम टैक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी भी किसी को टैक्स में कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो ये मेरा नंबर है सर, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टैक्स से रिलेटेड मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू।